सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद आरिफ साहब, अब ये मुसव्वदा मंजर-ए-आम पर आ गया है और अब कह भी दिया गया वज़ीर कानून की जानिब से कि वो असम्बली में पेश कर दिया जाएगा और आज ही उसको मंजूर भी करा लिया जाएगा। तो इसकी कुछ शिकें हैं, अगर उस पर हम बात करें कि अब जो बुनियादी मुतालिबा था हुकूमत का कि हम एक आईनी अदालत चाहते हैं, उससे तो हुकूमत पीछे हट गई। बुनियादी मकसद भी यही था, आपको लगता है? तो अब हुकूमत को इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए, आईनी अदालत से बेहतर ऑप्शन उसको मिल गई है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाने का इख्तियार हुकूमत के पास आ गया है, ये उससे बड़ा इख्तियार है, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल नोयत के जो केसेस होंगे वो सारे उन बेंचों के पास जाएंगे जिनकी तश्कील ना चीफ जस्टिस करेंगे, ना सीनियर जजों की कमेटी करेगी, बल्कि एक जुडिशल कमेटी करेगी जिसमें वजीर कानून भी होंगे, जिसमें अटॉर्नी जनरल भी होंगे, बार का नुमाइंदा भी होगा, पार्लियामेंट के नुमाइंदे भी होंगे। और जाहिर बात है कि जब वजीर कानून एक कमेटी में शामिल होगा और अटॉर्नी जनरल शामिल होगा तो फिर लोग उसकी तरफ देखेंगे, और जजों में तो इख्तलाफ आमतौर पर हो ही जाता है। तो इसलिए ये एक ज़्यादा अख्तियार ले लिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच बनेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेंगे, वो हुकूमत की मर्जी से बनेंगे, वजीर कानून की मर्जी से बनेंगे, और जो केसेस हुकूमत के खिलाफ होंगे या हुकूमत जिसमें फरीक होगी, उसमें इन बेंचेस के ज़रिए जो कुछ वो हासिल करना चाहते थे आईनी अदालत से, वो इससे हासिल कर सकते हैं। दूसरा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जो सीनियरिटी का उसूल है वो ख़त्म कर दिया गया है। अब हर जो सीनियर 3 जज होंगे, हर एक की ख्वाहिश होगी कि वो हुकूमत को खुश रखे, और पार्लिमानी कमेटी में ज़ाहिर बात है कि अक्सरियत जो होगी वो तो हुकूमत की ही होगी, तो ताकि वहाँ उसको चीफ जस्टिस बनने का मौका मिल सके। तो मेरा ख्याल है हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान साहब के ज़रिए बड़ी कामयाबी हासिल की है, और इसमें जो रोल पीटीआई का है, आज जब मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी मौलाना फजल रहमान के साथ, तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कोई बड़ा एतराज़ बाकी नहीं रह गया और पीटीआई को भी मतन पर एतराज़ नहीं है। तो गौहर अली खान खामोश है, तो इसका मतलब पीटीआई ने भी इस मुसद्दे की पर रजामंदी जाहिर की है। जो खामोशी होती है वो कहते हैं नीम रजा होती है। तो मेरे ख्याल है हुकूमत तो कहीं भी नाकाम नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता जो फौजी अदालतों की बात हो रही थी या जजेस के तबादले की बात हो रही थी, वो चीज़ें ऐसी हैं जो हुकूमत अचीव नहीं कर पाई, लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत की सतह पर तो कोई उसको नाकामी नहीं हुई। तो अब क्योंकि इसका क्रेडिट भी तो आने वाले दिनों में कोई ना कोई लेगा, मौलाना अपना क्रेडिट लेंगे कि देखें मैंने इसमें ख़ास तौर पर सूद से खात्मे के लिए जो तरामीम शामिल कराई हैं वो अहम थी, और वो तो इसका क्रेडिट आपको क्या लगता है किसको जाएगा फिर? देखें, क्रेडिट तो बहरहाल हुकूमत को और बिलावल भुट्टो को ही जाएगा कि उन्होंने यानी कान को एक हाथ से बजाय दाएं हाथ के बाएं हाथ से पकड़कर कामयाबी हासिल कर ली है। वो कह सकते हैं कि जो तो साहब से लेकर नवाज शरीफ तक कोशिश होती रही सुप्रीम कोर्ट को मातहत कोर्ट बनाने की, उसमें कामयाबी मौजूदा हुकूमत को हुई है, और इतना अमल दखल हो गया है हुकूमत का कि वो बेंच की तश्कील में भी हिस्सेदार है। और वो जो ट्रैकोनमी ऑफ पावर्स का उसूल था, जो ताकत की तकसीम का, कुव्वत की तकसीम का जो उसूल था, वो ख़त्म हो गया है। अब एक मातहत इदारा है अदलिया, ना ये कि कोई इंडिपेंडेंट इदारा हो। और जाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट बज़ाते खुद सुप्रीम कोर्ट एक मातहत अदालत की तरह छोटे मोटे केसेस सुना करेगी, क्योंकि जो बुनियादी नोयत के केसेस होंगे, सियासी नोयत के, आइनी नोयत के, वो बेंचेस तश्कील देंगे जिस पर चीफ जस्टिस को कोई इख्तियार नहीं होगा, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं होगा। तो ये एक हुकूमत कह सकती है कि हमने वो कुछ हासिल कर लिया है कि 1975 से 2023 तक कोई हुकूमत हासिल नहीं कर सकती। तो इरशाद साहब, आज वज़ीर कानून साहब ने कुछ देर कबल जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जजेस की परफॉर्मेंस एवोल्यूशन का निज़ाम बनाया जाएगा और जजेस तकर्री कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायज़ा लेगा। तो आप देखते हैं कि इससे काम में फ़र्क भी आएगा, बेहतरी भी आएगी? नहीं, मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। जाहिर बात है कि जजेस की अगर कारकर्दगी चेक होती है और किसी उसूल ज़ाब्ते के तहत होती है तो इसमें कोई कबात नहीं है, होनी चाहिए बिल्कुल।
کیونکہ ہم نے تو ایسے ججز بھی دیکھے ہیں ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے کبھی کوئی فیصلہ لکھا بھی ہے یا نہیں لکھا ہے، اور کتنے کیس نمٹائے ہیں اور کتنے کیس پینڈنگ ہیں۔ اچھا ارشاد عارف صاحب، یہ فرمائیے گا، ابھی جب ایک پریس کانفرنس کا ذکر آپ نے بھی کیا ابھی اپنی گفتگو میں کہ مولانا اور پاکستان تحریک انصاف کے جو پریس کانفرنس کچھ دیر قبل ہوئی، جس میں مولانا نے کہا کہ پی ٹی آئی کو مسودے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم نے کالے سانپ کے دانت زہریلے نکال دیے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنسنسس یا ایک بیانیہ سامنے لایا گیا ہے کہ مسودے پر جو آئینی ترمیم آ رہی ہے اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پر تمام لوگ متفق ہیں؟ پی ٹی آئی کو تو اعتراض ہے طریقہ کار پر کہ کچھ لوگ اگر ان کے موجود نہیں ہے یا رابطہ نہیں ہو رہا تو؟ نہیں دیکھیں، گوہر علی خان صاحب خاموش رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے نیم، وہ جو کہتے ہیں الخاموشی نیم رضا، انہوں نے تو ایک رضامندی سے، یا تو وہ وہاں بولتے کہ نہیں جناب ہمیں مسودے پر بھی اعتراضات ہیں، اور کم از کم یہ 2-3 شکیں جو ہیں جن کی میں نشاندہی کر رہا ہوں میں اپنے فہم کے مطابق، تو وہ ایک وکیل ہیں، بڑے نامور وکیل ہیں، تو انہوں نے کوئی بھی بات مسودے کے حوالے سے، متن کے حوالے سے جو منظور ہو، یا ان کے علم میں نہیں تھا کہ کیا کچھ منظور ہو چکا ہے، لیکن انہیں کم از کم یہ تو کہہ سکتے تھے نا کہ وہ مسودہ جو ہے وہ ہم نے ابھی دیکھا نہیں ہے تو اس پر ہم ابھی رائے نہیں دے رہے، لیکن انہوں نے کوئی رائے نہیں دی، تو اس کا مطلب یہی سمجھا جائے گا کہ وہ اس سے متفق ہیں۔ اور وہ ووٹ نہیں دے رہے، لیکن اس بات کا تو انہوں نے کہہ دیا کہ پارلیمنٹ میں جا کر ووٹ نہیں دیں گے وہ۔ ہاں، یہ ان کا فیصلہ ہے، ظاہر ہے پارٹی کا فیصلہ ہوگا کہ ہم ووٹ دے کر اس کا حصہ نہیں بن سکتے، لیکن کوئی اعتراض تو بڑا انہوں نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ